नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो CTET परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की। वे विद्यार्थी चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तक ले सकते हैं, संपूर्ण गाइड, जिसमें 3000 से ज़्यादा अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं और 2 सॉल्व पेपर भी दिए हुए हैं। CBSE के बदले हुए पैटर्न पर यह पुस्तक बनाई गई है, क्योंकि CBSE ने हाल ही में घोषणा की थी कि इस बार का जो पेपर का जो पैटर्न होगा वो बदला हुआ होगा। उसी तरीके से ये पुस्तक है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ जा करके आप लोग ऑनलाइन भी इसको परचेज कर सकते हैं। संपूर्ण गाइड ही नहीं, CTET की आप अलग अलग सब्जेक्ट की भी पुस्तकें ले सकते हैं, चाहे वो बाल विकास हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, चाहे वो इंग्लिश हो। तो ये सभी पुस्तकों की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। आज के सभी समाचार पत्रों में जो सबसे ज़्यादा सूचना है वो है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा की। 17 तारीख को ये परीक्षा होनी है। कुछ विद्यार्थियों ने 7 तारीख को ऑफलाइन आवेदन किया था, उनके एडमिट कार्ड को लेकर के सूचनाएं दी गई हैं। लिखा है आज डाउनलोड कर सकेंगे प्रवेश पत्र। जूनियर हाई स्कूल भर्ती में अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 में हाईकोर्ट के आदेश पर ऑफलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी प्रवेश पत्र गुरुवार दोपहर से डाउनलोड कर सकेंगे। भर्ती परीक्षा 17 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को किसी अन्य माध्यम से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किया जाएगा। PNP के रजिस्ट्रार राजशेखर सिंह ने बताया कि अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ आवेदन में अंकित फोटो युक्त पहचान पत्र की मूल प्रति के अलावा प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण योग्यता के अंतिम सेमेस्टर के निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति और UPTET या CTET प्रमाण पत्र में से कोई एक प्रमाण पत्र साथ में लाना हो। वहीं पर समाचार पत्रों में लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती के 350 से अधिक आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की ही बात हो रही है। लिखा है जूनियर एडेड हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के 1894 पदों के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर ऑफलाइन आवेदन करने वाले 350 से अधिक अभ्यर्थियों के फॉर्म निरस्त कर दिए गए हैं। फिर से मैं बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से इन अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड गुरुवार दोपहर को जो वेबसाइट है www.btcexam.in, इस वेबसाइट पर इन अभ्यर्थियों के जो एडमिट कार्ड है वो मिल जाएंगे। वहीं पर लिखा हुआ है कि सैकड़ों अभ्यर्थियों को नहीं मिला है प्रवेश पत्र। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक भर्ती के पूर्व में लिए गए ऑनलाइन आवेदन में सैकड़ों अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो रहे। इन अभ्यर्थियों ने निर्धारित वेबसाइट पर आवेदन किया और फीस भी जमा किया, लेकिन इन अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी है। लेखा कार्यालय में पता करने पर यह बताया गया है कि फोटो हस्ताक्षर घोषणा पत्र देते हुए आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं करने के कारण इनके आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि आवेदन पत्र निरस्त करने से पहले इसकी सूचना उन्हें ईमेल पर देनी चाहिए ताकि आवश्यक कार्रवाई कर लेती। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं इस परीक्षा से बाहर हो गए हैं। तो वहीं पर जो युवा मंच का धरना प्रदर्शन चल रहा है प्रयागराज में लगातार रिक्त पदों को भरने के लिए, उसको लेकर भी काफ़ी सूचनाएं हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 43वें दिन भी आंदोलन जारी। प्रदेश में 5 लाख रिक्त पदों को भरने, रोजगार मिलने तक जीवन निर्वाह के लिए बेरोजगारी भत्ता, लंबित भर्तियों को चुनाव पूर्व पूरा करने जैसे मुद्दों को लेकर के 43वें दिन भी युवा मंच के बैनर तले पत्थर गिरजाघर में रोजगार का आंदोलन चलता रहा। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान ने बताया कि पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि बेसिक शिक्षा विभाग में 80,000 शिक्षकों के सरप्लस होने संबंधी बयान पर स्पष्टीकरण जारी करके पूर्व में स्वीकृत 7,59,000 पदों को आधार बना करके सभी रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। तो जहां पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए युवा मंच के द्वारा पत्र लिखा गया है, वहीं पर अन्य बहुत सारे छात्रों के द्वारा कल ट्विटर अभियान भी रखा गया। इसको भी याद रखिएगा, 15 अक्टूबर यानी कि कल एक बहुत बड़ा ट्विटर अभियान है। हैशटैग है #UP_ मांगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती। तो आप लोग इसको भी याद रखिए, कल ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को नंबर 1 पर ट्रेंड करवाना है। अगली जो सूचना है वो TGT जल्द जारी होगा परिणाम। चूँकि कल बहुत सारे सोशल मीडिया में एक बात वायरल हो रही थी कि TGT के जो रिजल्ट है वो कल जारी हो रहा, तो मैंने
बताया था आप लोगों से कि अभी 3-4 दिन परिणाम जारी नहीं होगा, लेकिन जानकारी निकल करके आ रही कि 20 तारीख के आसपास टीजीटी के जो परिणाम है वो जारी हो सकता है। और इसके बारे में प्रतियोगी छात्र मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं विकी खान, उनकी तरफ से भी एक सूचना दी गई है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के समस्त प्रतियोगी भाइयों बहनों को सूचित करना है कि चयन बोर्ड में इंटरव्यू की व्यस्तता के कारण अगले 4 दिनों तक टीजीटी के रिजल्ट आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन प्रतियोगी मोर्चा का प्रयास है कि 20 अक्टूबर तक टीजीटी के रिजल्ट ले लिए जाएँ, तब तक आप लोग प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। तो ये जो परिणाम है टीजीटी का वो 20 तारीख के आसपास जारी हो सकता है। और अगर नई शिक्षक भर्ती की बात करें, नई टीजीटी और पीजीटी की बात करें, तो 31 अक्टूबर को जब ये परिणाम टीजीटी और पीजीटी का जारी हो जाएगा, असली स्थिति उसके बाद में ही स्पष्ट हो पाएगी। समाचार पत्रों के माध्यम से ये भी जानकारी दी गई है कि आरआरबी एनटीपीसी का जो परिणाम है वो 15 तारीख तक आ सकता है। लिखा हुआ है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से 35,281 पदों पर भर्ती के लिए आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 परीक्षा का रिजल्ट 15 अक्टूबर 2021 तक घोषित किए जाने की संभावना है। अगली सूचना कुछ भर्तियों को लेकर के भी है। जैसे समाचार पत्र में एक विज्ञप्ति निकली है कि रेलवे में अप्रेंटिस करने का अवसर, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज से 1664 पदों के लिए ये भर्ती निकली है और अप्रेंटिस के लिए है, परमानेंट नहीं है। और यहाँ पर लिखा अप्रेंटिस ट्रेड फिटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, वायरमैन, मैकेनिस्ट इत्यादि की 15 से 24 साल, निःशुल्क 100 रुपये है। और नीचे लिखा शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम हाई स्कूल 10वीं उत्तीर्ण, एनसीवीटी या एससीवीटी में मान्यता प्राप्त आईटीआई होना चाहिए। ये विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं और इसके जो आवेदन है वो 2 नवंबर से शुरू होंगे। लास्ट डेट याद रखिएगा 1 दिसंबर आवेदन ऑनलाइन होंगे और ये वेबसाइट है rrcprayagraj.org। लखनऊ विश्वविद्यालय से भी कुछ भर्तियां निकली हुई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, प्रयोगशाला अनुदेशक सहित कई पद हैं। पदों के जो नाम हैं वो प्रयोगशाला अनुदेशक, कार्यालय अधीक्षक, फोरमैन, कंप्यूटर कम ऑफिस असिस्टेंट इत्यादि के 36 पद हैं। आयु सीमा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, किसी में अधिकतम 40 वर्ष, किसी में 32 और किसी में 65 वर्ष। आवेदन शुल्क 500 रुपये का है। कैटेगरी को छूट दी गई है 250 रुपये का। वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं lkouniv.ac.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग 1 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली जो सूचना वो है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट नीट की। इसके आधार पर विद्यार्थी MBBS में एडमिशन लेते हैं। इसकी प्रवेश प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव होने वाला है। जानकारी ये निकल करके आ रही है, जैसे इस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछी जाती है, तो इसमें जो फिजिक्स का जो रोल होता है वो मेडिकल में कम होता है, केमिस्ट्री और बायो का रोल ज़्यादा होता है। इसलिए फिजिक्स को केवल कंपलसरी किया जा सकता है। फिजिक्स में केवल मिनिमम नंबर लाए जा सकते हैं, उसके नंबर मेरिट में नहीं जोड़े जा सकते हैं। और जो फाइनल मेरिट है वो केवल बायोलॉजी और केमिस्ट्री के आधार पर हो सकती है। ये विद्यार्थियों को फायदा होगा, क्योंकि जो मेडिकल के विद्यार्थी होते हैं उनको वैसे भी फिजिक्स बहुत टफ लगती है। लिखा परीक्षा से जुड़े छात्रों के तनाव को कम करने की कोशिशों के बीच में सरकार अब मेडिकल में दाखिले से जुड़ी नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट की राह को भी आसान बना रही है। और इसमें इस पूरी परीक्षा के आकलन पैटर्न को बदला जा सकता है। जो विकल्प सुझाए गए हैं उसमें बायोलॉजी, जीव विज्ञान और केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र और विषय के यानी कि केवल बायोलॉजी और केवल केमिस्ट्री के प्रदर्शन को प्राथमिकता देकर के उसके आधार पर मेरिट तैयार करने, और फिजिक्स को सिर्फ न्यूनतम स्कोर यानी फिजिक्स में एक मिनिमम कट ऑफ बना देंगे कि 30%, 40% जो भी है उतना होना चाहिए, और बाकी जो विषय हैं दोनों बायोलॉजी और केमिस्ट्री उसके आधार पर मेरिट बनेगी। इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है। वही समाचार पत्रों में टीजीटी और पीजीटी को लेकर के अन्य सूचनाएं भी दी गई हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीजीटी की लिखित परीक्षा का जो परिणाम घोषित कर दिए जाने के बाद में अब टीजीटी के अभ्यर्थी परिणाम घोषित किए जाने के इंतजार में है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी की परीक्षा 7 एवं 8 अगस्त को कराई थी। पीजीटी की परीक्षा 17 और 18 को हुई थी। परिणाम घोषित करके साक्षात्कार शुरू करा दिया गया है। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि 31 अक्टूबर तक भर्ती पूरी करने का सुप्रीम कोर्ट को निर्देश है। और जानकारी निकल करके आ रही है कि जो पीजीटी का जो परिणाम है वो कभी भी घोषित किया जा सकता है टीजीटी का। ये देखिए लिखा है कि चयन बोर्ड 12,603 पदों के लिए हुई टीजीटी परीक्षा का परिणाम किसी भी दिन घोषित करने की तैयारी में है। तो 3-4 दिन बाद, जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया कि 20 तारीख के आसपास ये जो परिणाम है घोषित किया जा सकता है। अगली सूचना यूपीएससी की है। ये लिखा है यूपीएससी की हिंदी पर नौकरशाह समेत कई दिग्गज हक्के बक्के। अच्छा, यूपीएससी का जो पेपर होता है आप लोगों को पता होगा कि उसमें इस समय हिंदी के जो विद्यार्थी हैं उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है।
एक रीज़न ये भी बताया जाता है कि जो पेपर बनता है वो इंग्लिश से बनता है, इंग्लिश से बाद में इसको कंप्यूटर से अनुवाद किया जाता है और इतने कठिन शब्द होते हैं कि वो विद्यार्थियों को समझ में नहीं आते हैं। बहुत ज़्यादा गलतियां केवल इस वजह से हो जाती हैं। लिखा है यूपीएससी की हिंदी ने वरिष्ठ नौकरशाहों से लेकर के वैज्ञानिक अर्थशास्त्रियों समेत सरकारी सेवा में काम कर रहे दूसरे विषय विशेषज्ञों तक को हैरान कर दिया। अमर उजाला ने सरकारी सेवा में काम कर रहे करीब 50 वरिष्ठ अधिकारियों से सिविल सेवा परीक्षा में इस्तेमाल हिंदी का अर्थ जानने के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क किया। कुछ अधिकारियों ने संदेश भेजने वालों की सेहत ठीक होने की उम्मीद जताते हुए ख्याल रखने की सलाह दी। वहीं कुछ अधिकारियों ने कनिष्ठ अधिकारियों से शब्दकोश पलटवाया, जबकि शब्दों की जटिलता को देखते हुए कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। तो जो ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर इस समाचार पत्र में लगाई गई है। कितने कठिन शब्द हैं यहाँ पर देखिए। ये इनसे पूछा गया है तंत्रिका, आवासी, आमापन, अविशालुता, जाहक, शेषमूलक, वज्रशाल्क, प्रच्छादित कार्बन, सूत्र कणिका। ये यूपीएससी में पूछा गया। इसके बारे में किसी नौकरशाह से पूछा गया है, तो किसी ने जवाब दिया ये तो वास्तव में अजीब सारे शब्द हैं, अजीब से शब्द हैं। तो बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो खुद कह रहे हैं कि ये तो बहुत कठिन हिंदी है। तो वहीं पर विद्यार्थियों की ये मांग है कि पेपर हिंदी में बनना चाहिए, उसके बाद में अंग्रेजी के जो विद्यार्थी हैं उनको इंग्लिश में अनुवाद करके देना चाहिए। यूपीएससी से संबंधित कुछ और भी सूचना है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि सिविल सेवा परीक्षा 2020 में एक अतिरिक्त अवसर देने को प्रधानमंत्री को विद्यार्थियों ने पत्र लिखा है। विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि कोरोना काल में विद्यार्थियों की तैयारी नहीं हो पाई और विद्यार्थियों की परीक्षा छूट गई, इसलिए एक अतिरिक्त अवसर देना चाहिए। लिखा हुआ संघ लोक सेवा आयोग को सिविल सेवा परीक्षा में ओवर एज अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर दिए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। बुधवार को प्रतियोगी छात्रों ने ऑनलाइन माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर इसी मुद्दे पर धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो पूरे भारत के अलग अलग शहरों में ये प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ पर कल प्रयागराज में भी धरना प्रदर्शन हुआ और विद्यार्थी ट्विटर पर अभियान भी चला रहे हैं। ये देखिए विद्यार्थियों ने जो जारी किया यूपीएससी के बारे में, यूपीएससी लास्ट अटेम्प्ट एंड सेंट्री अटेम्प्ट डिमांड। और ये देखिए ये विद्यार्थी कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, पीड़ित युवाओं की मांग जायज़ है। कोविड से जो पीड़ित थे, जो कंटोनमेंट जोन में थे, वे परीक्षा कैसे दे सकते थे। यूपीएससी में बार बार परीक्षा देने का मौका नहीं मिलता है, चूँकि इसमें चांस भी एक निश्चित होते हैं कि 6 से ज़्यादा बार विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए भी जो ये मांग है वो बढ़ गई है। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा प्रदेश को मिले 29 डर्मेटोलॉजिस्ट, ये कल परिणाम जारी किया गया है। और वहीं पर प्रवक्ता के जो शेष विषय थे उसकी उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई है, उसके बारे में भी यहाँ पर सूचनाएं दी गई हैं। ये देखिए लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज की प्रारंभिक परीक्षा 2020 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। आयोग ने 12 विषयों के अभ्यर्थियों की उत्तर कुंजी जारी की है। इसमें सामान्य अध्ययन, गणित, संस्कृत, अर्थशास्त्र और पूरे जो विषयों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। उत्तर कुंजी के साथ साथ में विद्यार्थियों को कट ऑफ भी बताया गया है कि किस विषय का जो कट ऑफ है वो कितना गया है। अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर यूपी ट्रिपल एससी क्या स्थगित हो गई है लोअर मेंस की परीक्षा। तो लोअर मेंस की परीक्षा अभी स्थगित होने की कोई भी सूचना नहीं है। परीक्षा 21 तारीख को ही होगी। लखनऊ में ये परीक्षा होने जा रही है और इसके जो एडमिट कार्ड है, मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था कि बृहस्पतिवार शाम को या शुक्रवार को इसके जो एडमिट कार्ड है वो जारी किए जा सकते हैं। तो 1 या 2 दिन में यूपी ट्रिपल एससी लोअर मेंस के जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो सकते हैं। तो वहीं पर अब अन्य जो भर्तियों के जो परिणाम है वो लोअर मेंस के बाद ही जारी हो सकते हैं। खास तौर से बात हो रही है पीईटी की और लोअर 2 की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्तियां चल रही हैं उसमें नॉन पीएचडी को मिल सकता है मौका। लिखा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है और इस बीच मंगलवार को यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती में पीएचडी की अनिवार्यता से 2 साल के लिए छूट देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अब शिक्षक भर्ती में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए नेट अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे, यानी कि नॉन पीएचडी अभ्यर्थी को आवेदन में छूट मिल सकती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पीआरओ डॉक्टर जय कपूर ने कहा कि यूजीसी की तरफ से शिक्षक भर्ती आवेदनों में पीएचडी को दी गई छूट का नोटिफिकेशन यूजीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। विश्वविद्यालय की ओर से इस संबंध में शिक्षक भर्ती विज्ञापन में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया और सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।